हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट होगा, पीईटी इसको कहते हैं। पेट 2022 का जो पेपर होने वाला 18 सितंबर को 2022 18 सितंबर को जो लगा हुआ, ठीक है, 18 सितंबर 2022 को जो पेपर लगा हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की ये बुक है और इससे संबंधित हम लोग आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। तो पेट के 25 प्रैक्टिस सेट हैं इस बुक में, ठीक है, पेट के 2022 के, ठीक है। तो इसमें हम 25 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, एक एक करके बारी बारी से रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को देखा जाएगा। और इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे, पहला प्रैक्टिस सेट होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है पेट 2022 के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो मई 2021 में किस देश को इबोला वायरस प्रकोप से मुक्त घोषित किया गया? कब घोषित किया गया है? मई 2021 में। और वो कौन सा देश है जिसको इबोला वायरस के प्रकोप से मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है गैबन, अंगोला, जाम्बिया, कांगो। ये चारों जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं, यानी अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इसमें से किस एक देश, कोई एक देश है जो जिसको इबोला वायरस से घोषित किया गया है मुक्त, ठीक है। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कांगो, ठीक है। कांगो देश जो है ये अब इबोला वायरस से मुक्त हो गया है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ऑप्शन बी है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। और डी है होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इनमें से कौन सा एक गलत है कथन, ये बताना है। राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, जो कि ये गलत है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो जैनियों लिखा गया है यह गलत है। बाकी और सारे तीनों इसमें सही है। खजुराहो का मंदिर जो है इसमें चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया। होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1121 ईस्वी में जो है विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पर है होयसलेश्वर मंदिर? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इनमें से अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश वो प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, ठीक है। और ये जो है दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, ठीक है। इल्तुतमिश का कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1211 से लेकर 1236 तक इसका कार्यकाल था। 1211 से लेकर 1236 तक इसका कार्यकाल था। ये गुलाम वंश का शासक था। इसने जो है इल्बरी तुर्क यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये जो है इसे इल्बरी तुर्क कहा जाता था। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण को इसी ने ही पूर्ण करवाया था। और इसके बाद इसी ने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। एकता प्रणाली जो है इसी ने चलाई थी। चालीसा जो कि गुलाम सरदारों का संगठन था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, इसी के द्वारा ये चलवाया गया, ठीक है। और दिल्ली में जो है अमीरों का दमन जो है इसी ने किया था सर्वप्रथम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था की प्रारंभ की। आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह। शेरशाह की बात करें तो इसका कार्यकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा था, ठीक है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं को इसने हराया था। वहीं पर जो है शेरशाह ने अफगानी साम्राज्य या सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम जो कि बिहार में है, झील के बीचों बीच ऊंचे टीले पर इसका निर्मित मकबरा है। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग इसने सर्वप्रथम किया था। पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये इसकी मरम्मत भी शेरशाह सूरी ने करवाई थी, ठीक है। डाक प्रथा का प्रचलन जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये भी जो है शेरशाह सूरी के द्वारा ही प्रारंभ करवाया गया था। तो ये चीज़ें हो गई शेरशाह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि
मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था कौन? वो कौन था जो मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया था नाना फडणवीस के बारे में। ठीक है, नाना फडणवीस के बारे में चीज़ें कही गई हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ने कब जारी किया या कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन कब हुआ? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हुआ था 1883 में। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रथम बार इंडियन एसोसिएशन का 1883 में हुआ। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस ने 1876 में किया था। कहाँ पर किया था? तो कलकत्ता में किया था, ये भी याद रखिएगा। और इसके अगर हम बात करें तो ये नेता जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे, ये क्या थे? एक गर्म दल के नेता थे। और ये जो है इंडियन एसोसिएशन बाद में मिलकर 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसी में जाकर ये सम्मिलित हो गया, मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस दिन की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अमेरिका व ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है 23 अक्टूबर 1943 को किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा क्योंकि इसमें डेट वाइज दे सकते हैं। अब देखिए 1943 तो सब में दिया गया, लेकिन 21 अक्टूबर, 25 अगस्त, 6 नवंबर, 23 अक्टूबर, तो राइट डेट याद रखिएगा 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को। और 1943 को जो है ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको नेताजी कहते हैं प्यार से। भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक परीक्षा के लिए नियत 21 वर्ष की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के कार्यकाल में किया गया था? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से लेकर 80 तक इसका कार्यकाल रहा था। और इसने जो अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, इसी के कार्यकाल में अकाल पड़ा था तो उसी ने अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था 1878 में। तो ये चीज़ें होगी। और इसी ने क्या किया था? भारतीय नागरिक सेवा की तुलनात्मक जो परीक्षा होती थी उसकी वर्ष घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? इसमें से इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। दांडी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और दांडी मार्च जो हुआ था ये 12 मार्च से शुरुआत हुआ था, कब? 1930 में। ठीक है, और ये कब तक चला था? ये 5 अप्रैल तक चला था, 1930 तक। ठीक है, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक ये चला था। इसे ही नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से मूल रूप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदौली सत्याग्रह जो था ये गुजरात में बारदौली एक जगह है, वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था। और ये जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा, ठीक है, यानी कि अगर ये पृथ्वी हो गया तो ये भूमध्य रेखा हो गई, तो इसके इधर कर्क रेखा और इसके इधर दक्षिण साइड में क्या होता है? मकर रेखा होता है। ठीक है, उत्तर साइड में क्या होता है? कर्क रेखा होता है, बीच में क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है। तो मकर रेखा को कौन नदी 2 बार ऐसे काटती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। लिम्पोपो नदी जो है वो 2 बार मकर रेखा को काटती है। ठीक है, कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया? तुमलापल्ली एक जगह का नाम है जो अभी तक जो है इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन किसकी खोज की वजह के कारण ये जो है मानचित्र के नक्शे पर जो है मानचित्र पर ये आ गया या सभी को मालूम हो गया। तो इसकी अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी यूरेनियम की खानें खोज की गई हैं, जिसकी वजह से ये सबके नज़र में निगाहों में आ गया। ठीक है, आंसर आप लोग याद रखिएगा, सबसे बड़ी यूरेनियम खानें। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? ठीक है, अब इसमें देखिए नगरीकरण में बताया जा रहा है कि कौन से वर्ग में जो है ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है। इसमें अगर हम वर्ग की बात करें तो प्रथम वर्ग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले आते हैं। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या आती है। द्वितीय वर्ग में बात करेंगे तो 50,000 से लेकर 99,999 तक आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तृतीय वर्ग तो 20,000 से लेकर 49,999 तक आते हैं। तृतीय वर्ग की बात हो गया। चतुर्थ वर्ग की बात करेंगे तो इसमें 10,000 से लेकर 19,999 तक आता है। और इसके बाद अगर हम पंचम वर्ग की बात करेंगे तो 5,000 से लेकर
9,999 और छठवीं वर्ग जो है उसमें 5,000 से कम वाले जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसमें जो बताया गया कि लगातार ह्रास की प्रवृत्ति किस में बनी हुई, तो इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो वो है डी पार्ट, पाँचवें और छठे, यानी कि जिस नगरों में 5,000 से कम जनसंख्या है या फिर जिनमें पंचम वर्ग में 5,000 से 9,999 तक है, तो उसमें क्या है, ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है। बाकी देखिए नगरीकरण में अगर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो नगरों की जनसंख्या किस तरीके से कितने तीव्र से बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर ह्रास हो रहा है तो किस में हो रहा है, सबसे कम वाले में, यानी कि जहाँ पे कम था गांव की जनसंख्या वहाँ पे और कम होते जा रहे हैं जनसंख्या। तो आपका आंसर इसमें पाँचवीं और छठा वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जहाँ वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता होती है वो जगह क्या है, कौन सा है, ये बताना है। कहाँ पर वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशील देखा जाता है या देखा जा सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होता है तो वो जगह है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। ठीक है, बारिश होता है, धूप आता है, बारिश होता है, कम बारिश होता है, धूप होता है बहुत तगड़े से, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है, सबसे कम वर्षा भी होती है राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा तो मासिनराम में होती है पूरे विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर परिवर्तन के मामले में देखें तो राजस्थान ही सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक स्थान के अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ और 77 डिग्री 12 मिनट जो है ईस्ट है, कौन सा वो स्थान है, ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 28, 38 और 77, 12 दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट शहर है बहुत महत्वपूर्ण, उसी के बारे में इसका जो है अक्षांश और देशांतर आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि उसी के बारे में पूछा जा सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वही बनती है। ठीक है, तो आप लोग जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई है, कोलकाता है, ठीक है, ये सब बेंगलुरु है, सब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को 10वीं योजना परिव्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटित किया गया था। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्षेत्र में क्या होता है, 10वीं योजना के तहत परिव्यय सर्वाधिक परसेंटेज जो है आवंटित किया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित है। तो भारत में अगर देखेंगे तो नियोजित जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूंजीवादी और ग्रामीण यानी कि दोनों अर्थव्यवस्था इसमें चलती है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ। विदेशी संस्थागत निवेश, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत जो हुआ वो पूर्ण स्वामित्व वाली समान संघी के रूप में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी कि आईसीडीपी कब चलाया गया। आईसीडीपी की बात कर रहा था ये 1964-65 में चलाया गया था। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब चलाया गया था, 1964-65 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया। तो जीएसटी बिल को पारित करने के लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ है। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी बिल कब लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये जो है कब लागू हुआ पूरे भारत में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व के सबसे बड़े संविधान की बात करेंगे तो अपना भारत का है। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। इनमें से तो उसमें से आता है आपका अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित होता है। आंसर आपका ए पार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 48 का की बात करेंगे, इसमें पर्यावरण सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43 का की बात करेंगे तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसमें यह प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद अगर 41 की बात करेंगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51। तो ये बात है। इसमें जो है टोटल जिस तरीके से पेट में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी इसका फ़ायदा जो भरपूर तरीके से मिल जाएगा। इसमें सभी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं जो पेट में सिलेबस में जो पूछा जा रहा है, सिलेबस में जो दिया गया है। ठीक है, यानी हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, मैथ का भी है, रीजनिंग का भी, जीएस का भी है, सारी चीज़ें हैं। तो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, किसके संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सी पार्ट, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को
जोड़ा गया भारत के संविधान में। मौलिक कर्तव्य किस में रखा गया? 51A या 51K में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उप राष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य नहीं होता, जबकि वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसीलिए इसको एक गैर सदस्य कहते हैं। आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है उसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में CPU का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर में अगर CPU का फंक्शन की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका फंक्शन यानी इसका कार्य क्या होता है? तो ये गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? गणनाएं करता है और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन जब होता है तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जब अशुद्धियाँ मिली होती हैं तो द्रव का जो क्वथनांक होता है यानी उबलने की जो प्रवृत्ति होती है वो किस टेम्परेचर तो उसका क्या होता है? वो घट जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 100 पर उबलता था तो 98 पर उबलेगा या फिर 90 पर ही उबलेगा। तो इस तरीके से जब अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी जो है किससे संबंधित है? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें मिट्टियों से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित। ठीक है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किस कल्चर में मधुमक्खी से संबंधित है? तो वह एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम के कीट के पालन से संबंधित है। टिश्यू कल्चर में जो है पौधों के ऊतकों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पीसी कल्चर में मछलियों से पालन से संबंधित ये अध्ययन होता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया, एक मैथ का क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। जब बड़ी संख्या को 50 से घटाते हैं तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो छोटी संख्या को 40 से घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम से 2 अधिक होता है। वो छोटी संख्या कौन सी होगी ये बताना है। तो अगर हम मान लेते हैं इसमें से दूसरी संख्या कौन सी है? x है। ठीक है, कौन सी है? दूसरी संख्या x है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो दूसरी संख्या x है तो पहली कौन सी हो जाएगा? 2x हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है जब बड़ी संख्या को 50 से घटाते हैं यानी कि 2x से बड़ी हो जाएगा तो 2x में से 50 को घटाते हैं तो परिणाम जो प्राप्त होता है उसमें छोटी संख्या को 40 से घटाने यानी कि x में से 40 को घटाएंगे तो परिणाम प्राप्त जो होता है वो 2 अधिक होता है। यानी कि 2 अधिक होता है तो बराबर लगा देंगे, तो यहाँ पर भी इसमें वो 2 जो अधिक होता है इसमें घटा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x को इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा, इधर प्लस 2x है तो यहाँ पे x बचेगा, 2x माइनस x बच जाएगा। 50 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 50 और माइनस 40, 2 42 हो जाएगा इधर। तो 50 में से 42 जाएगा, 8 बचेगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8। और x को हमने माना था दूसरी संख्या जो कि छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या माना था? 2x हो जाएगी। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी पार्ट 8। ठीक है, 8 जो हो जाएगा वो छोटी संख्या होगी। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं ये बताना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 100 टोटल हैं, 100 में क्या है? 32 महिला हैं, 54 क्या है? पुरुष हैं। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 4 2 6 5 3 8, 86 टोटल क्या होते हैं टोटल मिलके। तो इसके मतलब कि इसमें जो 14 बचा, 14 100 में से 14 जो बचे, 86 तो ये दोनों हो गए, 14 जो बच्चे हो गए। तो 14 के रेशियो के बराबर दिया गया 196। ठीक है, 14 के रेशियो के बराबर क्या दिया गया? 196। तो एक रेशियो के बराबर क्या हो जाएगा? 14 से भाग करेंगे तो 14 ही आंसर आ जाएगा। 14 यानी कि 14 ही आएगा भागफल। तो एक रेशियो बराबर 14 के आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया कि उस विवाह में पुरुष कितने? तो पुरुष कितने थे? 54 थे। तो 54 गुणे 14 कर देंगे, एक रेशियो बराबर 14 के, तो 54 रेशियो बराबर 54 गुणे 14 कर देंगे। तो ये इसको जब गुणा करने पर जितना मान आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल पुरुष की संख्या हो जाएगी। तो 14 गुणे जब 54 करेंगे तो मान आ जाएगा आपका 756, जो कि आपके ए पार्ट में दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट दिया गया है 72.9 बटे 0.4096। ठीक है, इसमें बताना इसका मान क्या होगा। तो अगर हम इसमें देखिए इसको जो 72.9 है इसमें क्या करेंगे? दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर हम 2 जीरो और 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो दशमलव ऊपर का भी और नीचे का भी
हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या आ जाएगी। 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है और ये गुणे 1000 लिखा हो ना 3 0 के बराबर, तो क्या लिख देख सकते हैं इसको हम 9 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 3 के जोड़ हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये क्यूब रूट लगा हुआ इसलिए 3 के लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एक संख्या इसमें से निकल आएगी। 40 96 जो है ये 16 का क्यूब है, 16 गुणे 16 गुणे 16। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक 9 निकल आएगा ऊपर से एक 10 निकल आएगा और नीचे से 16 निकल आएगा क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, क्यूब हट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 9 पंचे 45/8 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 पंचे 40 5 दशमलव लगाएंगे 50 8 छक 48 2 बचेगा, दशमलव लगा 20 8 दूनी 16 4 बचेगा, दशमलव लगा है 40 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा 5.625, यानी कि आपके आंसर इसमें बी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये मान दिया गया कि यदि 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3 बराबर 972 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो ये 27 की पावर जो x माइनस 1/3 दिया है तो इसको हम अगर बदलेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 27 की पावर x और ये माइनस 1/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3 और ये बटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, बटे के ऊपर अगर जाता है तो क्या होता है घात जो होता है वो माइनस में हो जाता है और माइनस जब नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है, तो वही किया। अब 27 को हम इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 की पावर 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से 3 क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल, तो नीचे बचेगा 3, सिर्फ 3 की पावर 1 बचेगा, ऊपर बचे 27 की पावर x और यहाँ पर बचेगा 27x। यहाँ पे हम 27x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 + 1/3 बराबर 972। ठीक है, अब 1/1 + 3 जो है ये 3 × 3 = 4/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मान 27 की पावर x × 4/3 बराबर 972 हो जाएगा। यहाँ से हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 1 4 चौक 16 1 4 3 12 कट जाएगा। अब ये 3 उधर ले जाएंगे तो 243 × 3 हो जाएगा। 243 × 3, 243 को हम किस तरीके लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिखा जा सकता है 243 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, × 3 हो जाएगा क्योंकि 3 इधर लेकर जाएंगे और ये बच जाएगा तो आपका 27 की पावर x। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 की पावर ये 1 हो जाएगा, 3 की पावर ये 4 है तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे इसको 3 की पावर 3 कर लेंगे, ऊपर 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 2 5 लिखा हुआ है तो 3 की पावर 3 हमारा बन जाएगा 27 की पावर 2 और यहाँ पे 27 की पावर x है, तो यहाँ पे 27 27 अब बराबर हो गया, तो अब हम घात को बराबर कर लेंगे तो x बराबर 2 मान आ जाएगा, जो कि आपके 3 आंसर ए पार्ट में दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट x बराबर 2। ठीक है, इस तरीके से इसको लगा इसमें सेम इसमें क्या करना है घात को सॉल्व करना है। घात को सॉल्व करके इसके बाद इसमें जो x लगा हुआ है पावर में और 27 लिखा, तो बेस को आपको दोनों साइड में बराबर करना है और जब दोनों साइड बेस बराबर हो जाएगा तो आपको पावर को क्या करना है कंपैरिजन करना है और वही आपका मान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x की पावर 11 परिणामों का औसत 182 है और यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है तो छठा परिणाम पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि 11 परिणामों का जो औसत दिया गया है वो अगर हम टोटल निकालेंगे उनका योग, तो क्या करेंगे औसत अगर दिया होता है तो उसमें जो दिया गया है वही गुणा कर लेंगे, तो 11 परिणामों का टोटल योग क्या हो जाएगा 182 × 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2002, इसको गुणा करेंगे। इसके बाद दिया गया है कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199, तो 6 परिणामों का प्रथम जो हम योग निकालेंगे तो 199 × 6 कर देंगे, तो यहाँ पे मान आपका आ जाएगा 1194 और इसके बाद अंतिम 6 परिणामों का औसत हो जाएगा 161, इसको हम गुणा करेंगे तो इसका टोटल योग आ जाएगा 966। इसको अगर हम जोड़ते हैं दोनों को तो 6 4 10 9 6 15 1 16, ठीक है 9 1 10 11 1 1 2 2160 टोटल आ गया। अब 2160 टोटल आ गया तो इसमें देखिए दोनों साइड में छठा वाला जो परिणाम है दोनों में जुड़ा हुआ है, तो टोटल जो आया है योग उसमें से इसको हम घटा देंगे तो छठा परिणाम आ जाएगा। तो 2160 माइनस 2002 करेंगे तो जो मान आएगा वो छठा परिणाम होगा। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो मान आ जाता है 158, ठीक है, और 158 जो है यही छठा परिणाम हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकाला जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अभ्युदय में कौन सी संधि है।
अभ्युदय में संधि की बात कर रहा है तो अभी प्लस उदय बनेगा, इसमें क्या बन जाएगा, यड संधि का ये उदाहरण है। आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूध का दूध, पानी के पानी मुहावरे के अर्थ की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष न्याय। क्या होता है? निष्पक्ष न्याय। इसका आंसर निष्पक्ष न्याय हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसे प्रमाण द्वारा न सिद्ध किया जा सके उसे वाक्य के लिए क्या कहते हैं? अप्रमाणित। क्या कहते हैं एक शब्द में? अप्रमाणित। ठीक है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? एक प्रेमचंद की जी का अधूरा उपन्यास रह गया था, उसका नाम क्या है? मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ का स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 43 तक पैसेज दिया गया है और उसी पैसेज को पढ़कर आपको उसके आंसर देना है। ठीक है। इससे संबंधित जो 41, 42, 43 क्वेश्चन होगा इसी पैसेज से संबंधित उसका आंसर होगा। तो पैसेज को पढ़िएगा, अब इसके आंसर की हम बात करते हैं। फिजिकल करेज इन एन एक्सप्रेशन ऑफ, ये किसका एक्सप्रेशन होता है? फिजिकल करेज। तो आप अगर इसका पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें आपको आंसर आएगा, इसका इमोशंस का एक्सप्रेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन विथ मॉरल करेज कैन, क्या कर सकता है? जो मॉरल करेज अगर उसका होता है, मॉरल करेज के साथ जो आदमी होता है वो क्या कर सकता है? तो वो जो है फेस अ सिचुएशन बोल्डली, वो सिचुएशन को क्या करता है? बोल्डली फेस करता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें आंसर आपका यही निकल के आएगा। 43 क्वेश्चन है, पीपल विथ फिजिकल करेज ऑफन लैक, किसके प्राय कमी से जो है फिजिकल करेज होता है? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट, सॉरी इसका हाँ बी पार्ट हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। ठीक है। अब ये पैसेज से ना होकर ये अलग से है, तो इसमें बताना कि किस पार्ट में गलत है। आई वॉच्ड हाउ यूज्ड हर लेफ्ट हैंड द पियानिस्ट, या फिर नो एरर। तो इसमें अगर हम गलती की बात करें तो बी पार्ट गलत लिखा हुआ है। ठीक है। पियानिस्ट नहीं होता, ये पियानिस्ट होता है। ठीक है। ये जो कि गलत लिखा हुआ है, पियानिस्ट को अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, सही इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि इसमें गलत लिखा हुआ है। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, शिप्स आर डैश बाय जेंट्स इंजन्स। अब इसमें बताना है कि इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, फिल कर दें जो इस पूर्ण रूप से सही हो जाए। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो देखिए पैसिव वायु का जो है, पैसिव वॉइस का ये वाक्य बना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो शिप्स आर जो ड्राइवन लिखा है ये सही हो जाए, ड्राइवन बाय जेंट्स इंजन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट जो है ड्राइवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। तो इनमें से बताना है BD6, F14, JL22, NP31। अब इसमें जो F14 दिया है यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे H भी होना चाहिए, FH14 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर BD6 दिया है तो B का मान क्या होता है? अंकीय मान में अगर हम देखेंगे तो 2 होता है, इसका 4 होता है, तो 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे F का मान होता है 6, H का मान होता है 8, तो इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे J का मान होता है 10, L का मान होता है JKL यानी कि 12, और 12 10 22 को जोड़ेंगे तो 22 मान आ जाएगा। N का मान होता है 14 और P का मान होता है 16। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 30 आ जाता है, जबकि यहाँ पे 31 दिया है जो कि एक गलत दिया गया है। तो इन चारों में से यही एक भिन्न है, डी पार्ट। NP31 जो दिया गया ये गलत दिया गया है, बाकी तीनों इससे सिमिलर खाते हैं, एक सेम है। ठीक है। और इसमें बी पार्ट में इसमें करेक्शन है, बी पार्ट में F की जगह F के बगल में H भी दिया गया जो इसमें मिस प्रिंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZGV लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए जो है लिखा जा सकता है? इसमें से बताना है कि डेट को अगर हम इस तरीके लिखे थे तो कम के लिए कौन सा सही होगा। तो अगर हम डेट के जो है अंक की बात करेंगे तो D का स्थान है चौथा, A का स्थान पहला है, T का स्थान 20 है और E का स्थान कितना है? 5 है। ठीक है। अब इसी तरीके से इधर देखते हैं तो W का स्थान जो है वो कितना है? 23 है, Z का स्थान 26 है, G का स्थान 7 है और V का स्थान कितना है? 22 है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम D का स्थान जो 4 है, 4 और 23 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। एक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 26 है तो इसको जोड़ते हैं तो 27 आता है। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे कितना है? 7 है, जोड़ते हैं तो 27 आता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है? 22, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है? 27 आता है। यानी कि पहले का जो अंक वाला स्थान उसको अगर हम जोड़ते हैं तो 27 आना चाहिए दूसरे वाले स्थान से। तो इसी तरीके से हम कम को भी ऐसे कर सकते हैं। कम के स्थान की बात करेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, O का कितना होता है? 15 और M का कितना होता है? 13
और ई का कितना होता है 5 होता है। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे यदि 27 हो जाए, तो 3 में अगर हम 24 जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा। तो 27 कैसे होगा, 24 जोड़ने पर। 24 किसका स्थान होता है, वो होता है एक्स का स्थान। किसका होता है, एक्स का स्थान, ठीक है। इसके बाद 15 है एम ओ का स्थान, तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 15 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 27 आता है। तो 12 किसका होता है, एल का स्थान होता है, ठीक है। इसी तरीके से 13 है एम का स्थान। 13 अगर एम का स्थान है तो इसमें कितना हम जोड़ेंगे कि 27 आएगा। तो 13 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 27 आता है। और 14 जो होता है वो किसका होता है, 14 जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, वो एन की वैल्यू होती है। किसका होती है, एन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे वी लिखा था, ये तो उससे नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब 5 जो दिया गया है, 5 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 22 अगर जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। तो 22 किसकी वैल्यू होती है, वी की। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एक महिला एक लड़के के साथ जा रही थी। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उस महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। उत्तर में महिला ने कहा कि मेरे मामा तथा इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं, ठीक है। इसके मामा के मामा यानी कि लड़के के मामा और उस महिला के मामा परस्पर भाई हैं। तो उस महिला व लड़के के साथ क्या संबंध था, ये बताना। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो इसमें माँ और पुत्र का संबंध हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, माँ और पुत्र का संबंध था, ठीक है। लड़का का मामा और माँ का मामा दोनों भाई हो सकते हैं। तो इसमें यही संबंध बैठ रहा है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस वर्ष का पुराना कैलेंडर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। अब एक कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें निकालना है तो इसमें हम करते हैं, जो वर्ष देता है वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं वर्ष। तो वर्ष जो ऐड करेंगे वर्ष में, तो जो वर्ष आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पुनः प्रयोग में, यानी सेम टू सेम होगा उस कैलेंडर का। अब अगर जैसे रिमाइंडर अगर 4 आता है, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं किसी वर्ष को, रिमाइंडर 0 आता है। तो 0 आने पर उसमें 28 प्लस करेंगे उस वर्ष में, 28 जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। अगर हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 अगर आएगा तो उसमें हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो उसमें हम 11 ऐड करते हैं उस वर्ष में। इस तरीके से हम उसका रिपीटेड कैलेंडर वर्ष जो है निकाल सकते हैं। अब जैसे 2021 में पूछा गया कि पुनः प्रयोग कौन सा कैलेंडर लाया जाता है, पुराना वाला। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 2010, 2018, 2015। उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 2010 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिविजिबल का नियम है कि अंतिम 2 संख्याओं को अगर डिवाइड करें, अगर वो कट जाता है तो 4 से डिवाइड होगा पूरी संख्या। तो अगर हम 4 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 शेष रह जाता है, ठीक है। 2 शेष रह गया तो इसका मतलब हम 2 या 3 में क्या करेंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे। तो 2010 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, वो वर्ष 2021 आ जाता है, ठीक है। जो कि हमें यही निकालना था 2021 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2010, ठीक है। 2010 वाला कैलेंडर और 2021 वाला कैलेंडर दोनों सेम होगा, यानी सेम डेट, सेम महीना, सेम सारी चीज़ें उसमें सेम होंगी। अब इस तरीके से पहले में आ गया। अगर इसमें ना आता तो हम 2018 को 4 से डिवाइड करते। इसमें अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 2 इसमें भी आ जा रहा है। तो 2 आ रहा है तो इसमें भी हम 11 जोड़ेंगे। तो 2018 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 1 2, यानी कि 2018 वाला कैलेंडर हम 2019 में सेम टू सेम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2015 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें आता फिर कितना रिमाइंडर, तो 4 3 12, 3 रिमाइंडर बचता, 3 रिमाइंडर यानी कि 2 या 3 रिमाइंडर का क्या है, 11 ही जोड़ेंगे। तो इसमें भी हम 11 जोड़ते हैं। तो अगर इसमें 11 जोड़ते तो कौन सा वर्ष आ जाता, तो 5 1 6 1 1 2, 2026 वाला कैलेंडर क्या होगा, 2015 के ही सेम तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। आंसर आपका इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर वो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, कथन से क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बताना कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ठीक है। कथन दिया गया है, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करे। इसमें 2 निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष है, गरीब किसानों और खेतिहरों के अलावा अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। दूसरा निष्कर्ष है, भूतकाल में समाज के किसी भी वर्ग के उन्नयन हेतु कोई भी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है कथन गलत है या कौन सा कथन सही है। अगर हम इसमें राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें ना तो पहला निकलता है ना तो दूसरा निकलता है। तो आपका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और खेतिहरों के उन्नयन हेतु हर संभव प्रयास करेगी।
लेकिन इसमें जो है ये दोनों निष्कर्ष जो दिए गए ये इसके अनुरूप नहीं दिए गए, इसलिए दोनों गलत हो जाएगा। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो है हवाई पट्टी 3.5 किलोमीटर का बना है, यानी कि 3.3 किलोमीटर का बना है। और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी हवाई पट्टी चालू हो चुकी है, जिस पर इस पर जो एयरफोर्स के जो क्या नाम एयरप्लेन है वो गिराए जा चुके हैं या फिर लैंड किए जा चुके हैं। और तीसरा इसमें और जोड़िए, तीसरा जो हवाई पट्टी बन रहा है वो भी यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पे बन रहा है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे पर, जो कि शाहजहांपुर में हवाई पट्टी इसमें बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे पर। तो 3 हवाई पट्टी वाला उत्तर प्रदेश अब पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय कोविड-19 योद्धा। क्या है? कोविड-19 योद्धा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी वो क्या थी? वो ODOP की तहत था और था विश्वनाथ धाम। ठीक है, काशी विश्वनाथ धाम और ODOP ये दिखाया गया था। ODOP माने एक जिला एक उत्पाद योजना, और विश्वनाथ धाम ये झांकी था, इसको प्रथम स्थान प्राप्त दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग का प्राप्त किया है? तो बासमती चावल के लिए GI टैग जो प्रदान किया गया वो कौन से देश को दिया गया? तो वो पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है, बासमती चावल के लिए इसने GI टैग प्रदान किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनवाद के ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? अगर हम इसमें देखेंगे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, तो भारत को इसमें जो है 7वां स्थान दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शिंजो अबे, जो कि ये जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, शिंजो आबे की जो है हत्या हो गई है, ये भी याद रखिएगा, अभी रिसेंटली हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो 32 बच्चों को टोटल चयनित किया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसके आंसर की बात करें तो टोटल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। DRDO ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, DRDO। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो उस ट्रेन का नाम क्या है? तो उस ट्रेन का नाम है हावड़ा कालका एक्सप्रेस। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नेताजी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो चीन, नेपाल, श्रीलंका तीनों पड़ोसी देश हैं। रूस जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। रूस जो है भारत का पड़ोसी देश ना होकर चीन का पड़ोसी देश है। ठीक है, ये ध्रुवीय अंटार्कटिका पर ये स्थित है और ये जो है चीन का पड़ोसी देश है, मंगोलिया का पड़ोसी देश है। ठीक है, और जबकि भारत का पड़ोसी देश चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। पाकिस्तान है नाकारा, तो ये सब क्या है? पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित की बात कर रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलन है? सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, मकाऊ की पटाका है, नाइजर का फ्रैंक है, थाईलैंड का डाक, जो कि ये गलत दिया गया है। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बाहत या बाहट, जो भी कह लीजिए, BAHT, इसका मुद्रा का नाम है बाहत। ठीक है, थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो जब मतभेद होता है तो उसकी स्थिति में क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। और ये सब प्रस्ताव के संबंध में, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वजह से है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, ये तीनों इसके मुख्य कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अब इसमें पूछा गया नहीं किया गया, यानी कि इनमें से 3 में किया गया है। तो भारत में ये चीज़ें नहीं की गई है, बाकी अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में है, केन्या में, इन सभी जगहों पर क्या है? वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया, जबकि भारत में क्या है? नहीं किया गया। तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा, भारत। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय। ठीक है, बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज की बात कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर। ठीक है, बीजापुर में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम राज्य में क्या मनाया जाता है? लोसांग उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है? वाराणसी की बात कर रहा है, तो वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थापित है, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, तो हरियाणा हिसार में है। ठीक है, और इसका एक उप परिसर भी खोला गया है बीकानेर में। केंद्रीय उपकरण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक क्या है? जो है कोई एक दिया गया है पैसेज और उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा पैसेज को, इसके बाद इसे क्वेश्चन पर हम देखते हैं। कलयुग जो है सबसे युगों से अच्छा है। कलयुग जो है सब युगों से अच्छा है, क्योंकि इसमें बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इस पैसेज के अनुसार। तो इसका हो जाएगा क्योंकि इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। क्या होता है? मानस पुण्य का फल मिलता है, इस पैसेज के अनुसार डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है? इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा भक्त की दृष्टि से मुक्ति का कोई महत्व नहीं, इस पैसेज के अनुसार आंसर बी पार्ट हो जाएगा। योग में गल दसरू भावुकता को क्यों साधन नहीं है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट, योग में भावना का स्थान नहीं होता, भावना को स्थान नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है? तो इसके आंसर की बात करें तो सी पार्ट, भक्ति एक सस्ता सौदा है, जबकि योग क्या है? एक महंगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तत्व क्या है? परम तत्व की बात करेंगे तो इस पैसेज के अनुसार वह जो है विभाग और अविभाग से परे होता है परम तत्व, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 76 से 80 को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसमें से भी ये भी एक पैसेज है, इसी से आंसर देना है। चलिए देते हैं आंसर। श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कौन सी तीसरी वस्तु चाहिए? तो श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच की बात करें तो इस पैसेज के अनुसार तो श्रद्धेय के महान कार्य होना चाहिए, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागरण, तो इससे लेखक का अभिप्राय क्या है? ठीक है, प्रेम स्वप्न है और श्रद्धा जागरण, तो इससे लेखक का अभिप्राय क्या होगा? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। प्रेम जो है सोच विचार कर नहीं किया जाता, जबकि श्रद्धा पूर्वक सोच विचार कर किया जाता है, इसका आशय यही बनता है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ जो है ये सी पार्ट में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंत्र के उपादान से होता है, इसमें लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो लेखक का अर्थ इसमें से क्या निकलता है? तो श्रद्धा में श्रद्धालु का ध्यान श्रद्धेय के कर्मों पर पहले जाता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं, इसका लेखक का क्या अर्थ है इसमें? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं होती, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसमें उपयुक्त गद्यांश के आधार पर जो है प्रेम और श्रद्धा के बीच का अंतर आकलन किया गया है, जो कि बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 81 से 85 यानी कि 81 से 90 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन जो है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। अब एक एक करके इसको देखते हैं। पहले 81 से 85 इस ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है 15 से 20, 25, 30, 35, 40, 45 आयु दिया गया है और इधर व्यक्तियों की संख्या दिया गया है 500 टोटल व्यक्ति हैं।
ठीक है। 50 जीरो से 50 से लेकर 450, इसके बाद 450 तो आंकड़ा है और जोड़ेंगे तो इसको 50, तो इसमें 500 टोटल व्यक्तियों की संख्या है। पहला क्वेश्चन अगर इनसे देखते हैं तो 15 से 45 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या पूछा गया तो निकालते हैं 15 से 45 वर्षीयों के आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 450। ठीक है, इसमें जोड़ लेते हैं 450 15 वर्ष के है, इसके बाद ये आता है 250, फिर आता है 150। ठीक है, 150 के बाद फिर आता है इसमें 100, और ये 100 इसके बीच में आता है 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 के बाद 50 और फिर लास्ट में आता है 25। तो इस तरीके से इसको हम अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1000 व्यक्ति, जो कि आपका आंसर इसमें राइट हो जाएगा, जो कि दिया गया है कि इसमें सी पार्ट में 1000 व्यक्ति आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट से मिल जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 20 से 30 वर्षों के आयु के वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो 20-30 आयु के वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या अगर हम इसमें देखते हैं, देखिए 20 से 30, तो 20 वर्ष की अगर हम देखते हैं तो ये कितना आता है 250। ठीक है, और 30 वर्ग की बात अगर हम करते हैं तो ये कितना आता है 150। ठीक है, 30 वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा 150। तो इस तरीके से अगर हम इसका अभीष्ट संख्या तो 20 से 30 के बीच में, तो 250 प्लस 150, 250 प्लस 150 तो कितना हो जाएगा 5 5 10 2 1 3 1 4, तो टोटल कितने आ जाएंगे 400 आ जाएंगे, जो कि आपके आंसर क्वेश्चन में दिया गया है 400 व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 25 और 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो 20 25 और 30 35 देखते हैं। 20 25 की बात कर रहा है, ठीक है, 20 25 की बात कर रहा है पहले, तो 20 25 देखते हैं। 20 25 की बात करेंगे तो 20 की बात करते हैं तो 20 का कितना हो जाएगा 20 और ये 25, इसका बात करेंगे तो ये 250 आता है। ठीक है, और 30 से 35 की बात करेंगे तो ये है यानी कि 100 आता है। ठीक है, 30 से 35 की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है, और ये कहाँ पर बनता है, ये इन दोनों के बीच में बनता है, यानी कि 50 और 75 के बीच में बनता है। तो यहाँ आपका आंसर 50 और 100 के बीच में तो 75 हो जाएगा। इसका अनुपात की बात करें तो 25 दाहियों 250, 25 तियाँ 75, तो 10:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आपको किस में दिया गया है सी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। तो अगर हम देखते हैं सबसे अधिकतम अनुपात पूछा गया सबसे अधिक जनसंख्या के बीच में, तो अगर हम देखते हैं 15 से 20 आयु वर्ग के बीच में तो 450 यही सबसे ज़्यादा है, टोटल 500 है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा 9/10 आ जाएगा टोटल। ठीक है, कितना अनुपात आ जाएगा 9/10 आ जाएगा, जो कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्षों की आयु वर्ग का परसेंटेज कितना था। तो 40 से 45 वर्ग की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा इसमें, 40-45 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, जो कि ये 25 बन रहा है, 25 लोग की संख्या है, टोटल 500 में। इसका परसेंटेज की बात करेंगे तो निकाल लीजिए 25, 5% इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर इसमें जो कि हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें निकाला जाता है। अब नेक्स्ट एक और आरेख है जिसमें 5 वर्षों के यानी कि 1994 से लेकर 1998 में बिक्री व्यय और पूंजी दर्शाता है। आरेख को पढ़ना और 86 से लेकर 90 तक इसके बीच में उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया 1994 से लेकर 1998 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या था, ये पूछा गया है। तो 1994 से लेकर 1998 के बीच अगर हम देखते हैं वार्षिक साधारण औसत वृद्धि पूछा गया है, तो सबसे पहले इसमें कुल वृद्धि निकालेंगे 94 से 98 के बीच। ठीक है, तो व्यय में कुल वृद्धि, तो 94 में कितनी वृद्धि हुई थी व्यय में, तो व्यय में अगर 94 में देखेंगे तो 300 और 98 में देखेंगे तो 700 आया था। तो कुल वृद्धि कितनी हुई 700 माइनस 300 बराबर कितना हो जाए 400 की वृद्धि हुई। ठीक है, अब हमें वृद्धि दर निकालना है औसत में, तो 400 वृद्धि हुई इंटू 100/300 में। ठीक है, 300 का था तो 300 नीचे करेंगे, तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 400/3 यानी कि 133 सही 1/3% आ जाएगा इसका मान। इतने की वृद्धि हुई टोटल, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था। अब इसमें बिक्री का व्यय से अनुपात देखना है, तो बिक्री जो है वाइट वाला है, व्यय जो है डैश वाला है, बूंदी वाला है, ठीक है। अब इसमें सब में देखना है कि अनुपात किस में कम था। तो अगर हम सबके अनुपात की बात करेंगे तो 1994 में अगर हम देखते हैं बिक्री कितना है 400, ठीक है, और व्यय कितना है 300, तो इसमें आज कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें कितना है 500, ठीक है। 1996 में अगर हम देखें तो इसमें आ जाएगा आपका बिक्री कितना 300 और व्यय कितना है 400, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं 1997 की बात करेंगे तो 1997 में कितना बिक्री दिया गया है तो 500, ठीक है। बिक्री कितना है 500 और अगर इसके व्यय की बात करेंगे तो 600 है, ठीक है। तो आपका इसमें कितना अनुपात आ जाएगा 5:6, यानी 500:600 करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5:6 बचेगा। इसके बाद 1998, अब यह ऑप्शन में जो दिया गया 1997, 1998, 1996 और 1994, चारों ऑप्शन दिए, चारों को चेक कर लेते हैं। 1998 की बात करेंगे तो इसमें बिक्री कितना है 400 और व्यय कितना है 300, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। सर यहाँ पे कितना है ये गलत लिख गया, यहाँ पे 800 है और यहाँ पे जो है ये 700 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8:7 आ जाएगा, आपका 8:7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8:7 मान से इसको अगर हम 8/7 लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो 1.14 आ जाएगा। 5/6 को अगर हम 5/6 5:6 को 5/6 निकालेंगे इसको तो 0.83 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3/4 को अगर हम भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा और 4/3 को अगर हम भाग करेंगे तो ये आएगा 1.33। तो इनमें से सबसे ज़्यादा किस में हो गया, इसमें अगर पूछा गया है तो देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। इसमें 1.3, इसमें आ जाएगा 0.75, इसमें 0.83 और इसमें आ जाएगा 1.14। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बी पार्ट। 1996 में सबसे कम था, ठीक है, कितना था 0.75। तो यही याद निकालना था इस तरीके से करके। नेक्स्ट है 1994 से लेकर 1998 तक बिक्री में जो है कितने वार्षिक औसत वृद्धि दर क्या थी ये बताना। औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या ना 1994 से 1998 तक। अगर हम इसमें देखें तो 1994 से लेकर 1998 तक वृद्धि बिक्री में, तो 1994 में कितना था 400, ठीक है, और 1998 में कितना था 800। तो इसमें अब अगर देखेंगे कुल वृद्धि कितना हो तो 800 माइनस 400 बराबर 400 की बिक्री दर हुई, कुल वृद्धि हुई, ठीक है। अब हमें औसत मतलब कि एवरेज वृद्धि निकालना है, तो कुल वृद्धि जितनी थी 400 और बटा वर्ष कुल समय, तो औसत निकालने के लिए यही तो करते हैं ना। तो इसमें कुल समय कितना है 1 2 3 4, तो 4 वर्षों का कुल समय, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 करोड़ की वृद्धि हुई। आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 करोड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात अधिकतम था। अब देखिए इसमें सभी एक एक करके जो है सभी का जो है 1998, 95, 96, 97 इन चारों का एक एक करके क्या निकालेंगे लाभ निकालेंगे और पूंजी का अनुपात निकालेंगे। तो लाभ और पूंजी का निकालेंगे, अगर हम इसमें निकालेंगे तो 1998 में कितना आएगा 8:7। लाभ और पूंजी की बात करेंगे तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ अगर निकालते हैं 1998 में तो कितना हो जाएगा, इसमें 800 आया था बिक्री और व्यय हुआ था 700, तो इसमें लाभ कितना हो जाएगा 100। और अनुपात पूंजी का अनुपात कितना है, पूंजी का अनुपात 200 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा 1:2 या फिर 1/2 या फिर 0.5। तो इस तरीके से इसको करके निकाला। अब एक बता दें इसी तरीके से आप 1995 का, 1996 का, 1997 का तीनों का निकाले। तो 1995 का अगर आप निकालेंगे इसी करके तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1996 का इसी तरीके से निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 1997 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, ठीक है, -0.5 कितना आएगा -0.5। तो इस तरीके से इसमें से अगर हम बताना था तो आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा 89 में, ठीक है। 1995 में सबसे अधिक था क्योंकि 1995 का जो आया था अनुपात वो आया था 1, बाकी सबका पॉइंट में आया या फिर माइनस में आया, सबसे ज़्यादा 1995 का था। इस तरीके से अब देखते हैं 90 किस वर्ष में बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम था। अब देखिए इसमें पहले अधिकतम पूछा गया, अब न्यूनतम पूछा गया और इसमें बिक्री का पूंजी का अनुपात पूछा गया, ठीक है।
तो डायरेक्ट आपको बिक्री और पूंजी का अनुपात निकालना है और उसको भाग करना है और जो सबसे कम आएगा वो हो जाएगा। अब एक का अगर हम बता रहे हैं 1998 का जैसे दिया गया, तो 1998 के चारों में से देखते हैं 1998 का कैसे निकालेंगे बिक्री और पूंजी। तो 1998 बिक्री कितनी हुई 800, ठीक है, और पूंजी कितनी थी 200। तो इसका कितना हो जाएगा अनुपात 4:1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम काटेंगे 2 चौका 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:1 आ जाएगा इसका अनुपात, यानी कि 4/1 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से और चार तीनों का निकालेंगे तो सबसे जो कम आएगा 90 में वो हो जाएगा आपका बी पार्ट। 1997 में अनुपात सबसे कम था। अगला है 91 से 95 तक क्वेश्चन जो दिया गया है ये फसलों के उपज के बारे में है, टन में दिया गया है, ठीक है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक दिया गया है इसमें। और गेहूँ, चीनी, कपास, चावल, मक्का, बाजरा, दाल इसके उत्पादन दिए गए। अब इसमें से क्वेश्चन बताना है। पहला क्वेश्चन की बात करें तो 1917-18 में, यानी कि इस वाले में बात कर रहा है, किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। तो ये बताना है किस फसल की उपज जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है सर्वाधिक रही। अगर हम बात करते हैं चीनी, कपास, जो ऑप्शन मिल जाएगा उसी के निकालेंगे। चीनी की अगर हम बात करें तो 990 था, इसमें 904 था उसके पिछले वर्ष की अपेक्षा। पिछले वर्ष कितना था 990, सॉरी पिछले वर्ष में 904 था और अब कितना है 990 जो पूछ रहा है। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि क्या करेंगे 990 माइनस 904 कर देंगे, 990 माइनस 904, तो ये वृद्धि निकल आएगा। और इसमें अगर हम 100 का गुणा करते हैं और 904 से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज निकल आएगा, वृद्धि परसेंटेज। तो ये आ जाएगा लगभग 9.51%, ठीक है। इसी तरीके से हम कपास का निकालेंगे। कपास का कितना है 1114 और कपास का पिछले वर्ष 780, तो 1114 माइनस 780 गुणे 100/780 करेंगे तो 42.82% हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जो दिया गया है वो चावल का दिया गया है, तो चावल में हम निकालेंगे। तो चावल का क्या है 2017-18 में अगर हम देखते हैं तो 42 है, इसके पिछले वर्ष में 64 है, तो इसमें क्या हुआ ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बाजरा की बात करते हैं तो बाजरा में अगर हम देखते हैं 2017 में 314 है और 670 है, तो इसमें भी ऋणात्मक हुआ। तो ये दोनों तो चला जाएगा चावल और बाजरा का, और सबसे अधिक जो वृद्धि होगा वो 42% है, वो आपके कपास में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014-15 से 2020-21 तक किस अवधि में दालों की औसत उपज कितनी है ये बताना है। दालों की औसत उपज बताना है 2014 से 15 से 2021-20 तक, 20-21 तक। तो हम क्या करेंगे दालों की जो ये उपज दिया गया है ये चीज़ें, इसको हम सभी को जोड़ लेंगे और औसत में क्या करते हैं जोड़ने के बाद जितनी संख्या होती है उनको डिवाइड कर देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे और 7 टोटल है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 298.1 टन आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने तरीका बताया, आप लोग इसको कर लीजिएगा। दालों का पूछ रहा है तो दालों को इन सभी को जोड़ लेंगे और जो मान आ जाएगा वो जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत उपज पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो आएगा 298, इसका मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ 298.1 टन, ठीक है। ये आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछले वर्ष के सापेक्ष 2020-21 के दौरान वह फसल जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है। तो सबसे कम की बात कर रहा है, तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष में देखना है। तो 2020-21 के दौरान पिछले वर्ष की अगर हम बात कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम 2020-21 में चावल की अपेक्षा देखें, चावल, ठीक है, 2020-21 में चावल देखिए 78 है, पिछले वर्ष 114 है, तो 114 माइनस 78 गुणे 100/114 तो 31.57% की कमी हुई, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा है बाजरा। बाजरा की अगर बात करें तो 304 और 264 है, तो इसमें कितनी कमी हुई 13.13। कैसे निकालेंगे तो 304 माइनस 264 गुणे 100/304 निकालेंगे तो 13% आएगा लगभग। 2020-21 में अगर हम देखते हैं चीनी के मामले में तो चीनी 830 और 816 आता है, ठीक है। अब 830 माइनस 816 गुणे 100/830 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कमी आ जाएगा कितने परसेंट की 1.6% की कमी हुई। और 2021-20 में अगर मक्का की बात करते हैं तो 164 से 120 हुआ, तो इसमें देखिए ऋणात्मक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। 164 में से 220 घटाएंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आएगा। तो सबसे ज़्यादा कमी की बात करेंगे तो यही आपका हो जाएगा ऋणात्मक वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमी किसमें हुआ, ऋणात्मक में हुआ, यानी कि मक्के में हुआ। आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। 94 की बात कर रहे हैं तो ये 2017-18 के सापेक्ष 2019-20 के चावल का जो है उत्पादन पूछा है लगभग कितने गुना था। गुना पूछ रहा है उसके अगले वाले डेट में 2017-18 से 2019-20, 2017-18 से और 2019-20 मैंने एक साल के बाद पूछ रहा है।
तो अभी अनुपात अगर हम देखते हैं चावल के उत्पादन में 2017-18 में कितना है, 42 है, ठीक है, और 2019-20 में कितना हो गया, 114। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 114/42 कर देंगे, जितना मान आ जाएगा वही इसका अनुपात हो जाएगा। तो 2.7% लगभग आ जाएगा, 2.7 गुना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गेहूं के उत्पादन में कमी आनी प्रारंभ हुई। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो देखिए गेहूं के उत्पादन में तो 6124 था 1914-15, और 7004 हुआ, फिर 15-16 में, फिर 16-17 में हुआ 7216, फिर 17-18 में 7060 हो गया, यानी कि 7200 से 7060 हो गया, फिर 6900, फिर 6900। तो यानी कि कमी कहाँ पर आया, 1917-18 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2017-18। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1917-18 या 2017-18। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 2017-18। यहाँ पे 2017-18 लिखा है, जो कि ये 1917-18 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक जो है, ये भी एक ग्राफ से संबंधित है। ये ग्राफ दिया गया है उसका। अब इसमें जो है गन्ने का उत्पादन दिया गया है, और ये राज्य दिए गए हैं, PQRSTX, ये सब राज्य हैं, इनका योग दिया गया है, इधर वर्ष दिया गया है। बताना इसका पहला क्वेश्चन है, 2020 में लिए गए राज्यों में से कितने राज्यों का गन्ने का कुल उत्पादन में अंशदान 15% या उससे अधिक था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 15% या उससे अधिक पूछा गया है। तो 2020 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो गन्ने का कुल उत्पादन कितना था, 2020 में अगर हम देखते हैं तो 412 था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्ष 2020 में गन्ने के कुल उत्पादन का 15% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 412 का 15% अगर हम निकालते हैं तो 412 × 15/100 करेंगे, ये आ जाएगा 61.8 लाख टन। और ये जो है 61.8 लाख टन जो है, ये PR और S जो है राज्यों के कुल उत्पादन से 15% से ज़्यादा है। यानी कि P में 170 है, R में 70 है, और X में क्या है, 62 है। तो 61 से तीनों में ज़्यादा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, P और R और S। ठीक है, तो कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में, आंसर A पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य में गन्ने के उत्पादन में प्रतिवर्ष लगातार गिरावट हो रही है। तो इसमें देख लीजिए, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य में गन्ने में लगातार गिरावट नहीं हो रहा है। देख लीजिए 140, 132, 150, 168, 170। ठीक है, 65, 63, 65, 55, 65, 45, यानी लगातार किसी में गिरावट नहीं। यहाँ पे 38, 56, 49 हो गया, फिर 65 हो गया, 39, 40, 36, फिर 43 हो गया, 22, 23, 27, 25, 23 में भी गिरावट। तो किसी में भी लगातार गिरावट नहीं हो रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस राज्य के मामले में 2017 से 2020 में गन्ने के उत्पादन में असंता कितने % की बढ़ोतरी हुई है। तो एस राज्य की पूछा गया है। तो 2017 में अगर देखेंगे गन्ने के उत्पादन परसेंटेज बीजी, तो 62 - 65, 62 - 56/56 गुणे 100% की वृद्धि, तो 10.7% लगभग वृद्धि, यानी कि 11% की लगभग वृद्धि हो गई। ठीक है, एस राज्य में अगर हम देखेंगे तो 56 है 17 में, 65 है 19 में। ठीक है, और इसको हम निकालेंगे इस तरीके से यहाँ पे घटा के, तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 17 से 20 के बीच में 11% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष गन्ने के कुल उत्पादन में पी का अंशदान लगभग 35% रहा। तो पी का अंशदान पूछा गया 35%, तो निकाल लेते हैं किस वर्ष में आया 35%। कैसे निकालेंगे, अगर हम 2016 में निकालते हैं तो 140 है टोटल पी का, 140। ठीक है, गुणे 100 करेंगे, बट इसका टोटल कितना है, 352। भाग करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 39.77%। ठीक है, वर्ष 2017 में 132 है, 132 है, 132, और 2017 में इसको गुणा करेंगे सोर्स, और 376 से इसको भाग करेंगे, तो इसका मान आ जाएगा 35.1%। तो लगभग बात करें इसमें 2017 में क्या है, पी राज्य का जो है कुल उत्पादन में अंशदान लगभग 35% था। तो 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसमें बी पार्ट में दिया गया। अगर 2017 में नहीं आता, 2019 चेक करते, 2020 चेक करते। इसके बाद दिए गए वर्षों में किस वर्ष क्यों के अंशदान का प्रतिशत कुल उत्पादन में सर्वाधिक था। अब इसमें 2016, 17, 19 दिया गया, तो चेक कर लेते हैं। 2016 में अगर देखते हैं क्यों का राज्य का, तो क्यों राज्य का 2016 में देखते हैं तो 65 है। अब इसके उत्पादन अगर हम देखते हैं तो 65 गुणे 100/352 टोटल है ये, तो इसको हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 18.46%। ठीक है,
इसके बाद अगर हम देखते हैं 2016 हो गया, 2017 में अगर देखते हैं तो 63 है, 63 गुणे 100/376 करेंगे तो ये आ जाएगा 14%। ठीक है। इसके बाद 2018 देखते हैं तो 55 है, 55 गुणे 100 करेंगे बटा 389 करके तो इसका आ जाएगा 14%। ठीक है। 19 की बात करेंगे क्यू में तो 60 है, 60 गुणे 100/406 करेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 14.7%। 2020 में अगर देखते हैं तो 45 है, 45 को जो है गुणे 100 करेंगे बटा 412 से भाग करेंगे तो 10.9%। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 2016 में जो आया था 2016 में कितना आया था 18.46%, जो कि सर्वाधिक था कुल उत्पादन का। तो आपका आंसर इसमें राइट क्या हो जाएगा 2016। इस तरीके से इसको निकाला जाता है, आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें पेट्स का पहला प्रैक्टिस सेट जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। और वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।